हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है अगेन वो एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ पे हम लोग कुछ एनटीए बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एनटीए बेस्ड। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अगेन मैच द आइटम्स है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बोला है कि कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब। जब जॉब का टर्मिनेशन होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपको कंपनसेशन मिलता है ना, वो आपके सैलरी के एडिशन में मिलता है, दैट इज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। नेक्स्ट है पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की विडो को पेंशन मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड, ये हमेशा टैक्स से फुली एग्जेम्प्ट होता है। एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, इसका एग्जेम्पशन मिलता है बट अप टू सर्टेन लिमिट, और उसके बियॉन्ड ये टैक्सेबल होता है। क्लियर? तो जो गिवन हमारे पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है 4। वही हमने मैच भी किया है। नेक्स्ट, द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखो प्रोबेबल एरर की बात करें तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। इसकी जगह ना 2/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अगेन मैच द आइटम करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट दिया है, बट अब ये हो गया अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड AS 19 रिलेटेड है लीजेस एंड इट्स अकाउंटिंग से। क्लियर? इसमें ऑप्शन मत देखना, जो हमने बताया है कि फर्स्ट का सेकेंड होगा, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट का थर्ड, ये इसी तरीके से मैच कर लेना। इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स स्टेट कंज्यूमर्स आर एडुकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केट प्लेस। मतलब बेसिकली जितना सप्लाई हो रहा है उतना परचेज हो रहा है। ये किस केस में होगा? फुल डिमांड के केस में। नेक्स्ट, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट IMF एंड IBRD। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांड्स इन अ कैटेगरी। मतलब अगर हम लोग एक साथ कई सारे ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डिक्रीजिंग इंटरनल कंपटीशन विद इन द फर्म, सबसे पहला पॉइंट ही गलत है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो नो डाउट जो फर्म का इंटरनल कंपटीशन है, मतलब आपस में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ अ फर्म गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, कंबाइंड लीवरेज ऑफ द फर्म विल बी। ये सब हमने टॉपिक बताया हुआ है, फिर पर स्टिल बता रहे हैं कि कंबाइंड लीवरेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज और कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। और कॉन्ट्रीब्यूशन और अर्निंग बिफोर टैक्स भी हमने कैलकुलेट करना बताया है। सबसे पहले आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्लियर? सेल्स दिया है 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 10 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 30 लाख। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ये दोनों मिला करके 20 लाख आ रहा है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्लियर? तो कंबाइंड लीवरेज कितना हो जाएगा हमारा? 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो सिंपली मेरे पास जो कंबाइंड लीवरेज आएगा वो कितना आएगा? 3। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। FDI के थ्रू होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी होता है, एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट, व्हेन RBI रिड्यूसेस CRR इट रिजल्ट्स इनटू, अगर आपका कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा तो नो डाउट जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे और वो ज़्यादा फंड्स मार्केट में फ्लो करा सकेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट,
As per Section 52 of the Companies Act 2013, the balance in the securities premium account cannot be utilized for. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है तो वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कभी भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, बल्कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स एंड कैपिटल लॉसेस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडिसेसर ऑफ द IRDA एक्ट 1999. मतलब इसके पहले कौन सा एक्ट था? इंश्योरेंस एक्ट 1938. नेक्स्ट, सेलेक्ट चूज एन ऑप्शन. सबसे पहला स्टेटमेंट है इफ द टैक्स लायबिलिटी हैज बिन रिड्यूस्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इट इज टैक्स प्लानिंग. यस, इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग कहते हैं, ना कि टैक्स इवेजन. सेकेंड स्टेटमेंट है टैक्स लायबिलिटी हैज बिन रिड्यूस्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन. मतलब जो डिडक्शन हम लोग 80C to 80U देखते हैं उसकी बात कर रहा है. अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स इट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन. नो, ये टैक्स चोरी थोड़ी है. ये तो मतलब जो डिडक्शंस हैं उनकी परमिशन तो आपको टैक्स इनकम टैक्स में दी गई हैं. क्लियर? तो ये इसको टैक्स इवेजन नहीं कहा जा सकता. टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. अब देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एंड गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा 2 कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगेन मैच करना है. इंटर बैंक कॉल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? मनी मार्केट है. कमर्शियल बिल की बात करें तो इसकी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है. कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है एंड ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट पेपर्स है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, organization structure that shows a unique combination of strategy, structure and management process is known as network organization. Next, arrange the following in order of their manifestations. मतलब जो पहले अकर करेगा हमें उसको पहले अरेंज करना है. ऑफर, सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, फिर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है. अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है एंड उसकी वैलिडिटी भी हो इन द आइज ऑफ लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. एंड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है. क्लियर? तो ये इसका पूरा अरेंजमेंट होगा. तो ये इस तरीके से अरेंज होगा. नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अगर रिटर्न की बात करें तो ये सबमिट होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर. ऑप्शन देख लेते हैं. करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड. नेक्स्ट, redeemable preference shares of 2 lakh are to be redeemed at par for which fresh equity shares of 80,000 are issued at discount of 10%. What amount should be transferred to capital redemption reserve account? अब CRR में वो अमाउंट ट्रांसफर होती है जितनी अभी पेमेंट करनी बाकी है. तो अब इस 2 लाख में से हम 80,000 का इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं बट 80,000 रुपीज़ क्या मिलेगा? नहीं. ये 10% के डिस्काउंट पे आप इशू करोगे तो आपको कितना यहाँ से मिल पाएगा? सिर्फ 72,000. तो 2 लाख में से 72,000 तो आप अरेंज कर ले रहे हो थ्रू इक्विटी शेयर्स एंड बाकी जो 1,28,000 अभी कंपनी को पे करना है उसका कंपनी CRR बनाती है. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, अब ये देखो मैच दिया हुआ है. इसमें ना ये लिस्ट 2 यहाँ पूरी आ गई है बट स्टिल क्योंकि ये पॉइंट रेलेवेंट है तो हम बता देते हैं कि 80 TTA कब अप्लाई होता है. ये इसमें कौन सा डिडक्शन मिलता है? जब आपके बैंक में जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें जितना भी इंटरेस्ट होता है ना उस पर जब आपको डिडक्शन क्लेम करना होता है तो वो आप क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 80 TTA. क्लियर? यहाँ मैच द फॉलोइंग मत देखो, बस इसका मतलब समझ लो कि 80 TTA यूज होता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट. 80CCD की बात करें तो बेसिकली जो 80C से रिलेटेड है इसमें LIC हो गया, FD हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं. और 80CCD रिलेटेड है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम से. क्लियर? 80E की बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा डिडक्शन है जो कि रिलेटेड है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. एंड 80EE ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? क्योंकि हमें सारे के सारे डिडक्शन ही पढ़ने हैं. सारे के सारे डिडक्शंस बहुत रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा मतलब जो आप डायरेक्टली कलेक्ट ना करो. इंटरव्यू ये प्राइमरी डेटा के लिए होता है, क्वेश्चन आयर भी प्राइमरी डेटा के लिए होता है और ऑब्जर्वेशन भी. अनपब्लिश्ड थीसिस एंड एनुअल रिपोर्ट ये दोनों सेकेंडरी डेटा के लिए होता है. और क्वेश्चन में से यही पूछा था कि इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है तो ABC ये तीनों ही इसका सोर्स नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4. नेक्स्ट, इफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट गिवन है देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, ये तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स। अब देखो मेरे पास वैल्यू दी है अंडर रूट -0.8 मल्टीप्लाई बाय -0.2। अब क्योंकि अंडर रूट है ना, तो ये माइनस माइनस आप नलीफाई कर दो। ये रूल होता है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर का साइन हमेशा सेम होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा। तो हम इस माइनस साइन को यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 0.16 और हम कह सकते हैं 0.40। क्लियर। बट क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में ही आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ये पॉइंट है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन सारे एवरेज पर्पस के लिए यूज होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज। अब देखो अगर आप हमारे सेकंड चैनल से कनेक्टेड हो गए सीए काजल डेरोलिया से, तो वहाँ हमने स्टैटिस्टिक्स के सारे पॉइंट्स अपलोड किए हुए हैं एंड नो डाउट ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, in which of the following commodities when a consumer spends so much that negative income effect overwhelms the positive substitution effect so as underlying demand curve is positively sloped। ये क्या पूछा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड, कि मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगी। ऐसा कहाँ होता है, गिफन गुड्स के केस में, क्योंकि गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर उनकी प्राइस बढ़ती है ना, तो हमारा ये माइंडसेट होता है कि अच्छा ठीक है, इनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई होगी, तो हम क्या करते हैं कि उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं। Next, in tax laws, donation to approved and notified association for scientific research is allowed as 100% of the donation। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट दी है और यहाँ इकोनॉमिस्ट का नाम दिया हुआ है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये किसने दिया था, हॉले ने। ऑप्शन में दिया होगा, देखो दिया हुआ है हॉले। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट स्कम पीटर ने दिया था। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर ने दिया था एंड डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क ने दिया था। क्लियर। तो गिवन ऑप्शन में देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये सब साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन। रिस्क रिटर्न के लिए सबसे बेस्ट कैपम एनालिसिस है, जिसका फॉर्मूला है रिस्क RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। नेक्स्ट, a company issues 10% irredeemable preference shares, face value given है 100 और issue price है 95। what is the cost of preference share, ये सब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में बता करके रखा है कि इसका फॉर्मूला होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे, तो ये हो जाएगा 10 और नेट प्राइस या कह लो इशू प्राइस कितना दिया है 95 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10.53%। ये सारे क्वेश्चंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कवर किए हुए हैं एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है। बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। ये हम कवर इसलिए कर रहे हैं सो दैट अगर आपका एग्जाम में इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आए तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन कवर कर पाओ। सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आज के सेशन में कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।